हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ईवीयू एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर। तो लेट्स स्टार्ट विद द केमिस्ट्री क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में आया है वो है द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया इन द लेबोरेटरी वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम। सो यूरिया आपका होता है, दिस इज यूरिया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूरिया। ओके, नाउ यूरिया ये है, तो इसको प्रिपेयर किससे करा गया था? वेल, द करेक्ट आंसर, बहुत सारे बच्चे इसमें ये बी लगाएंगे, थायोसाइनेट, बट इट्स नॉट द करेक्ट आंसर, इट्स अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट जो होता है वो पहला कंपाउंड था जिससे अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4CnO। इसको सिंपली हीट करके यूरिया सिंथेसाइज करा गया था लैब में। सो दिस वाज द कंपाउंड फ्रॉम विच यूरिया वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मूला फॉर ब्यूटेनोइक एसिड। अब ब्यूटेन के लिए, ब्यूटेन मतलब हुआ 4 कार्बन, पहले तो आप 4 कार्बन वाला देखिए। ओइक एसिड मतलब कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप, कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप। अब आपको पता है आप देखेंगे ऑप्शंस क्या है, इसमें भी कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। यहाँ कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ क्या है? 1 2 3 4। तो ब्यूटेन का मतलब क्या होता है? 4 कार्बन। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। Now next question is which of the following metal would be displaced from solution of its salt by other 3 metals। तो अब आपको ऐसा मेटल देखना है रिएक्टिविटी सीरीज में से जो सबसे कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि उसी को बाकी सारे मेटल्स रिप्लेस कर पाएंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, मैग्नीशियम, सिल्वर, जिंक, कॉपर, इन चारों में से सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा उसको चूज करना है, क्योंकि उसी को बाकी सारे फिर हाई रिएक्टिव, उससे बाकी जो ऑप्शंस में मेटल्स लिखे हुए हैं वो सब हाई रिएक्टिव होंगे और हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को रिप्लेस कर लेंगे। तो इन चारों में से सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? सिल्वर। रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग को याद कर रखी होगी, एनसीईआरटी में है, और आपने कंपटीशन की तैयारी करी है तो आप लोग को याद ही होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। स्टार्ट्स विद पोटेशियम, राइट, सबसे हाईली रिएक्टिव, फिर सोडियम, ठीक है, फिर कैल्शियम। आपकी एनसीईआरटी की जो टेबल है उस हिसाब से हम देखें, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, इस तरह से दिस इज द होल। और फिर यहाँ पर आता है हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो आपका सिल्वर यहाँ है और बाकी सारे मेटल्स आपके ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी दे आर मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ये प्रूव हो गया फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज इटसेल्फ। लाइए इसको क्लियर करते हैं सो दैट वी कैन डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? मोल कॉन्सेप्ट में से ये वाला, ये है फॉर्मूला, राइट। और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है? ये होते हैं एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू होती है 6.022 10⁻23। अब ये कहाँ से लाएं, क्योंकि हमें तो चाहिए ये और ये भी नहीं पता, तो ये निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या है? 46 ग्राम, और मोलर मास क्या है सोडियम एटम का? वो है 23। तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल आए। नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले? n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू 2 हो गई। अब 2 को जब आप यहाँ रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में तो क्या हो जाएगा? स्मॉल n 2 है, कैपिटल N जो आपको निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एंड दिस इज 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और वो होता है 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। उसका मतलब हो गया 12.044 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट आपका, इसको जब हीट करा जाता है, ये आपके एनसीईआरटी का रिएक्शन है, तो उसमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मिलता है, और ये भी मिलता है।
तो all of the above is the correct answer for this case. ठीक है. Next question is burning of paper physical change है, chemical change है या फिर biological change है. तो बर्निंग ऑफ पेपर के बाद पेपर टर्न्स इनटू ऐश. एक बार पेपर बर्न हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऐश में. ऐश जो होता है वो कम्प्लीटली नया कंपाउंड होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पेपर से नहीं मिलती. दैट मीन्स हमें क्या पता चला, एक नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जिसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस वन. तो ऐसा किस केस में होता है? जब केमिकल चेंजेस होते हैं. राइट. तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following pair of compounds are homologous? Homologous कौन से pair of compounds हैं इसमें से? Homologous यानी एक फैमिली से बिलोंग करें. तो आपके पास 3 फैमिलीज होती हैं, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन. अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2. अब आप इसमें ये फॉर्मूले लगा के देखिए किस में ये वैलिड है. CH4 कौन सी सीरीज का है? अल्केन का है. राइट. तो उसमें कैसे, यहाँ n की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ कार्बन. तो C1 है तो H, जब C1 है तो H2 × 1 + 2 विच इज इक्वल्स टू CH4. नेक्स्ट वाला इसका पेयर में जो है इसके साथ वो है 2 2 = 4 + 2 इज इक्वल्स टू C2H6. तो ये दोनों तो होमोलोगस हैं एक दूसरे के, ये सेम ही फैमिली से बिलोंग करते हैं. अब ये वाला देखिए सेकंड ऑप्शन, उसमें ये तो सेम ही है, ये हम निकाल के देख चुके हैं कि ये अल्केन फैमिली का. ये वाला देखते हैं C3 है तो 3 × 2 + 2 विच इज इक्वल्स टू C3H8. ये भी अल्केन फैमिली का है भाई. ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं C3H8. अब नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है? ये वाला C4H10. C4 है H2 × 4 + 2 विच इज इक्वल्स टू C4H10. ये भी अल्केन की फैमिली का है. तो आपके all of the above are homologous compounds. Next question is 0.5 gram of substance is dissolved in 25 gram of solvent. तो solute क्या है आपका? यहाँ पर solute दे रखा है 0.5, solvent दे रखा है 25 ग्राम. परसेंटेज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कैसे निकालेंगे? मास ऑफ solute डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कि वो सॉल्वेंट का मास रख देते हैं इनटू 100%. तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट तो 0.5 है, मास ऑफ सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? 25 + 0.5 विच इज इक्वल्स टू 25.5 × 100% विच इज इक्वल्स टू 0.0196. और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1.96%. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट दिस. ये एक एलिमेंट है, इसमें एटॉमिक नंबर आपका दे रखा है, ये होता है एटॉमिक नंबर. यहाँ से आपको पता चल जाएगा दिस इज द एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर जो है 20 है. अब 20 एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं? पहले आप दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, तो आप शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल करने शुरू करते हैं. तो KLMN जो 4 शेल्स हैं उनमें आप फिल करना शुरू करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने. तो पहले वाले में आते हैं 2 शेल, 2 आपका पहला शेल जो है K शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. दूसरे वाले में आते हैं आपके 8. उसके नेक्स्ट वाले में KLM में आते हैं आपके फिर 8. फिर उसके बाद बच्चे कितने रह गए यहाँ पर? 2 + 8 10, 10 + 8 18 + 2 20. एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ ये कैल्शियम का. यस, ये कैल्शियम एटम है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोमोट कोरोजन. तो कोरोजन प्रोमोट कौन नहीं कर रहा है? अनइवन सरफेस होगा तो ऑब्वियसली प्रोमोट होगा कोरोजन, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहा होगा. अनइवन सरफेस है, टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे, ठीक है, अनकवर्ड. तो अनइवन सरफेस जो होगा वो ज़्यादा ईजी होगा उसका एटमॉस्फेयर से कॉन्टैक्ट एंड एटमॉस्फेरिक एजेंट से कॉन्टैक्ट एंड कोरोजन. नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ द मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज. बिल्कुल इस पर भी डिपेंड करेगा कोरोजन, क्योंकि जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतना ज़्यादा इजी कोरोजन होगा उसके लिए. तो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर ऊपर पोजीशन है उसकी हायर लेवल्स पे पोजीशन है, यानी टॉप वाले मेटल्स में आ रहा है, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ज़्यादा जल्दी कोरोड हो जाएगा.
नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन वाटर वेपर्स। प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट से आपके जो सब्सटेंस होगा यानी जो आपका मेटल होगा वो जल्दी करोड होता है, क्योंकि उसका सरफेस जो होता है फिर वो ख़राब होने लगता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन द वाटर वेपर्स। तो आपका कौन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन इज कॉपर कार्बोनेट। अक्सर बच्चे जो है क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो पढ़ा था कॉपर कार्बोनेट इज वन ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कोरोजन, बट इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कोरोजन। इट इज़ नॉट समथिंग जो प्रोमोट करे। प्रोमोट करने का मतलब होता है क्या कि वो उसको बढ़ावा दे। सो आपका कॉपर कार्बोनेट जब कोरोड कर गया मेटल तब वो सिंथेसाइज हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, जो सब्सटेंस बना है उसको हम कॉपर कार्बोनेट कहेंगे। तो कॉपर कार्बोनेट प्रोमोट नहीं कर रहा है कोरोजन, तो ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मोलर मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। सल्फर मॉलिक्यूल S8 होता है। एक सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। 8 into 32 इज विल गिव यू 256। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HCl2 इज आयनिक क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट। आयनिक क्लोराइड है और एलिमेंट X जो होता है वो बिलोंग करता है कौन से ग्रुप से, ये आपको बताना है। एंड सिमिलर टू विच एलिमेंट। अब आपका फॉर्मूला है HCl2। यहाँ पर 2 यहाँ तब आया होगा जब इस Cl पे चार्ज होगा 2, वो इस X पे चार्ज होगा 2 और Cl पे वैलेंसी क्या होती है -1, तो यहाँ पर +2 रही होगी। अब मुझे बताइए +2 किसकी वैलेंसी होती है? +2 ग्रुप 2 वालों की वैलेंसी होती है ना। ग्रुप 2 पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है +1, सल्फर की भी -2 होती है, ब्रोमीन की भी -1 होती है। तो बचा क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ग्रुप 2 वाले जो होते हैं उन सब की +2 वैलेंसी होती है, और जब +2 होता है तभी तो हम क्रॉस करके कि यहाँ पर 2 होता है, X के नीचे 2 लिखा जाता है, Cl के नीचे 1 लिखा जाता है, फिर उन्हें क्रॉस करा जाता है, तब जाके फॉर्मूला बनता है HCl2। तो ऑब्वियसली ये 2 वैलेंसी किसकी होगी? ग्रुप 2 वालों की, और ग्रुप 2 तो ये करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस ये भी है, ये भी है, और पोल्यूशन ये भी करवा रहे हैं, बट मेजर कौन सी है? मेजर इज CO2, क्योंकि CO2 इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एडवर्स इफेक्ट आजकल जो क्लाइमेट चेंज के चल रहे हैं। तो दिस इज द मेजर ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट इज विच वन इज द ओर ऑफ जिंक। तो जिंक की ओर कौन सी है ये बताना है। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट से पता चल रहा है ये आयरन की ओर है। बॉक्साइट अगर आपने पढ़ा हो NCERT में ये एल्यूमिनियम की ओर होती है। हेमेटोपाइराइट, हेमेटोपाइराइट हीम का मतलब ही आयरन होता है, तो इट इज़ अगेन एन आयरन। और ये Fe2O3 होती है, ये Fe3O4 होती है, ये Al2O3 होती है, और बची क्या आपके पास? कैलामाइन। तो कैलामाइन इज एन ओर ऑफ जिंक कार्बोनेट, तो आपका B इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में हम 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, एक इम्प्योर और एक प्योर। तो एनोड पे हम लगाते हैं इम्प्योर वाला और कैथोड पे लगाते हैं प्योर वाला। तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं, इसमें से आपको गलत ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो अबाउट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेटल की जो लिखा होगा वो गलत वाला वो चूज़ करना है। प्योर मेटल का डिपॉजिट होता है कैथोड पे, ये सही बात है, तो ये ऑप्शन नहीं है आपका। प्योर मेटल फ्रॉम कैथोड डिजॉल्व इन इलेक्ट्रोलाइट, नो। आपको याद होगा डिजॉल्व एनोड से होता था, एनोड से डिजॉल्व होता था इलेक्ट्रोलाइट में और बनाता था एनोड मड, राइट। फिर प्योर मेटल डिपॉजिटेड होता था ऑन द प्योर मेटल यानी कैथोड पे। सी ऑप्शन है कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोरिफाइनिंग। तो अगर आपको याद हो NCERT में है मेटलर्जी में कि ये जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इनको डायरेक्टली हम सिंपली इलेक्ट्रोरिफाइनिंग से हम इनको रिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो ये भी सही है, ये भी सही है। इम्प्योर मेटल इज मेड एज एनोड, ये भी सही है। बचा क्या रहेगा? बी। तो आपका यहाँ पर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज द ऑप्शन विच इज रॉन्ग अबाउट इलेक्ट्रोरिफाइनिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड जो है इसका नाम बताना है। मुझे लगता है ये आपको पता होगा कि ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो न्यू कहलाते हैं,
और ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं आइसो कहलाते हैं, और स्ट्रेट चेन जो होती है उसे एन लिखते हैं। तो पहले तो आप नंबर ऑफ कार्बन्स गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 2 ऑप्शन है पेंटेन वाले, ठीक है। एन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मैंने बताया, तो बचा कौन सा, नियो। नियो इज द ये वाला स्ट्रक्चर, स्केलेटन जिसका कार्बन चेन का स्केलेटन ऐसा होगा वो होता है नियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बायो पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लाइट डिपेंडेंट स्टेजेस इन फोटोसिंथेसिस कैन नॉट बी कैरिड आउट विदाउट। तो अगर आपको याद होगा फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप जो होता है वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है ड्यू टू लाइट। लाइट क्या करती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए वाटर है, उसके बगैर स्टार्ट नहीं हो सकता फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिफ्लेक्स एक्शन द रिफ्लेक्स आर्क इज मेड अप ऑफ। रिफ्लेक्स आर्क बनी होती है रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स, फिर जाती है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से वो जाती है इफेक्टर्स पे, इफेक्टर्स यहाँ आपके क्या है, मसल्स। तो ये 2 ऑप्शन तो गलत होंगे क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता रिफ्लेक्स आर्क में। तो देयर इज 2, इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है। तो ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि पहले रिसेप्टर आता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर मसल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन। किन में एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोट यहाँ पर कौन है, ओनली बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट हेयर। बाकी सब ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये ग्रीन एल्गी के, ये सब ग्रीन एल्गी हैं। सो दीज आर नॉट प्रोकैरियोट्स। ओनली प्रोकैरियोट ऐसा होता है जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। Involuntary actions such as blood pressure, salivation in human beings is controlled by medulla. Medulla is that center जो involuntary actions को control करता है। cerebrum thinking part होता है। hypothalamus आपका जो भी satisfaction वाला center होता है, satiety center, वो hypothalamus होता है। feeling इसमें ही आपको महसूस होती हैं, भूख लगने की, प्यास लगने की, ये सब हाइपोथैलेमस में होती है। क्रेनियम जो होता है वो कवरिंग होती है आपका जो ब्रेन है उसकी कवरिंग को क्रेनियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट सेल अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। आपको पता है जाइलम ये काम करता है। जाइलम में होते हैं ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, तो विच ऑप्शन हैज ट्रैकिड वेसल, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स। किंगडम मोनेरा जो होते हैं जिनमें उनके इकलौते मेंबर्स होते हैं बैक्टीरियाज, उनमें और कोई मेंबर नहीं होते बैक्टीरियाज। अब आप इसमें देख लीजिए कौन सा बैक्टीरिया है। रेड येलो एल्गी नो, रेड ब्राउन एल्गी नो, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम कहते हैं साइनो बैक्टीरिया। इसका साइनो बैक्टीरिया का ये दूसरा नाम है। तो जिनको पता है वेल एंड गुड, जिसने यहाँ पर कंफ्यूज होकर ये क्वेश्चन गलत कर दिया है, वेरी सैड, क्योंकि साइनो बैक्टीरिया इज अ बैक्टीरिया, इट बिलोंग्स टू मोनेरा और इसका दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सेल ऑर्गेनल्स द कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर एंड एंडोप्लाज्मिक का काम होता है। SER और RER ये 2 होते हैं, इन दोनों का अलग अलग काम होता है। ये स्मूथ होता है प्रोटीन बनाने के लिए, ये इसका काम होता है राइबोसोम्स वाला जो रफ ER होता है, प्रोटीन्स एंड यहाँ पर हॉर्मोन्स। बाकी आपके गोल्जी अपैरेटस जो होता है, इट इज़ दैट साइट जहाँ पर कॉम्प्लेक्स शुगर सिंथेसाइज होती हैं फ्रॉम सिंपल शुगर। उसके अलावा जो RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सामान आ रहा है उसकी मॉडिफिकेशन और उसकी पैकेजिंग भी होती है यहाँ पर। तो उसके अलावा क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम भी होते हैं। तो दीज आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपैरेटस। लाइसोसोम का फंक्शन आप सबको पता है, इट्स कॉल्ड सुसाइड बैग एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज द एनर्जी करेंसी। Next question is energy captured by green plants in a terrestrial ecosystem is about 1%. Only 1% of the total energy जो plant के ऊपर पड़ रही होती है वो absorb करते हैं plants। जो sunlight आ रही होती है उनके ऊपर पड़ रही होती है, इंसिडेंट होती है, उसमें से सिर्फ 1% वो absorb कर पाते हैं plants और वो ट्रांसफर करते हैं to the next higher level. Next question is evolution occurs due to natural selection. So this hypothesis was given by Charles Darwin. Natural selection की जो थ्योरी थी वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी, ये आप सबको पता है अच्छे से। इट्स अ वेरी 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 कॉमन क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट एन इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट उसे कहते हैं जो जेनेटिक ट्रेट होता है, जो नेक्स्ट जनरेशन में आपको पास ऑन हो सकता है। ऐसा ट्रेट जो जीन्स के थ्रू पास ऑन हो जाए नेक्स्ट जनरेशन में। तो कलर टाइफाइड किस वजह से होता है? व्हाट इज द कॉजिंग एजेंट ऑफ टाइफाइड? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का कैसे बॉडी तक पहुंचता है? ये थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ऑब्वियसली ये इनहेरिटेड नहीं है, ये एक्वायर्ड डिजीज है ड्यू टू योर सराउंडिंग। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब जो होते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब जेनेटिक डिजीजेस होते हैं। ये जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से आगे जनरेशन में हो जाते हैं या आगे जनरेशन में पास हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज रिसाइकलिंग। क्योंकि बर्निंग से आप पोल्यूशन कर रहे हैं, डंपिंग से, बरीइंग से आप सॉइल को कंटामिनेट कर रहे हैं। तो अगेन द ओनली सोल्यूशन इज रिसाइकलिंग। Next question is who sacrificed her life along with 363 others in 1731 for the protection of Khejri trees? So Amrita Devi Bishnoi was the lady who sacrificed अपनी life to save Khejri trees, और आज गवर्नमेंट उनके नाम पर अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड देती हैं फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक काम करा था जिसको आज गवर्नमेंट हमारी रिकॉग्नाइज करती है। Alright, next question is hormone that causes wilting of leaves in plants. Plants के hormones है ये growth promoter। बचा कौन सा? growth inhibitor, एक यही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेल दिस क्वेश्चन ये थोड़ा आपके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, लेट्स आंसर। ब्लैक रस्ट ऑफ वीट एक ऐसी बीमारी होती है, वीट में लग जाती है, फंगस लग जाती है, जो कॉज कौन करता है? पुसीनिया जर्मिनालिस। पुसीनिया जर्मिनालिस एक तरह का फंगस होता है जो ब्लैक रस्ट, पूरा वीट प्लांट के ऊपर ब्लैक कलर की एक फंगस सी लग जाती है, रस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल यूज नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन, पी अमंग देम वाज। सो मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यूज करे थे। उसमें 2 फ्लावर्स के बारे में थे, 2 सीड्स के बारे में थे, 2 पॉट्स के बारे में थे, और एक था आपके प्लांट हाइट के बारे में, हाइट, टॉल एंड शॉर्ट। तो इसमें से कौन सा फ्लावर का उन्होंने कौन सी 2 कंट्रास्टिंग ली थी? वाइट वॉयलेट था, वाइट रेड था, रेड वॉयलेट, येलो वॉयलेट। ऑब्वियसली वाइट वॉयलेट था, ये याद है। वाइट जो था आपका, वाइट और वॉयलेट 2 उन्होंने कलर्स दिए थे प्लांट्स फ्लावर्स के। नेक्स्ट इज वाटर कैनाल सिस्टम किस में फाउंड होता है? वाटर कैनाल सिस्टम पोरिफेरा, स्पंजेस में होता है, स्पंजेस, और स्पंजेस में वाटर कैनाल सिस्टम होता है। और वाटर कैनाल सिस्टम होता है क्या है? इस तरह से उनके अंदर, इस तरह से वो ऐसे बॉटल शेप्ड होते हैं, इसमें पानी आता है, पानी जाता है थ्रू पोर्स, उनके बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं ऐसे, उसमें से पानी आता जाता रहता है, तो उसको हम वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। और उसी के थ्रू सारे इनके फूड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सब ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वैस्क्यूलर सिस्टम होता है, वहाँ पर वैस्क्यूलर सिस्टम ट्यूब्स के थ्रू ट्रैवल होता है, उसको हम वाटर वैस्क्यूलर सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर इज पोरिफेरा स्पंजेस। सो विद दिस वी आर डन विद दिस पेपर। आपको कोई डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा एक रह गया था, क्वेश्चन नंबर 18, इसे चेक कर लेते हैं। ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। और गलत क्यों है? क्योंकि इन्होंने पूछा है प्रोपेन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8 हैज़ डैश कोवलेंट बॉन्ड्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं सारे। अब आप प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल आपके यहाँ पर 10 कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं प्रोपेन के अंदर, और यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन 10 नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत क्वेश्चन है। सो विद दिस वी रैप अप टुडेज सेशन, और आपको आई होप सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हो। थैंक यू सो मच।